मैं तो उस कमरे में अपनी दोस्त को तलाश करने गई थी, पर मुझे क्या पता था कि मुझे मेरी दोस्त तो मिल जाएगी, पर पहले जैसे नहीं मिलेगी। क्योंकि आज जो उसके साथ हुआ था, वह जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे और सोचने लगेंगे कि क्या भगवान का बनाया हुआ मनुष्य इस हद तक पहुंच चुका है कि अब वह कुछ भी कर सकता है। मैं आप लोगों को यह सच्ची कहानी सुनाने से पहले इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अब यह समाज समाज नहीं रहा। इसे समाज कहना छोड़ दो। अब यह एक जंगल है और जो यहाँ पर शिकारी नहीं होता है, वह यहाँ पर शिकार होता है। और मेरी दोस्त के साथ भी यही हुआ था, क्योंकि वह खुद शिकारी नहीं थी, इसलिए शायद शिकार हो गई। उसका नाम मोनिका था। वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत थी। उसकी बड़ी-बड़ी आँखें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उन आँखों में बड़े-बड़े ख्वाब भी थे और उम्मीदें भी थी। वह अपने परिवार वालों के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थी। हम लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे और डॉक्टर बन रहे थे और हमारे आखिरी दिन थे। इसके बाद हमारी ड्यूटी भी शुरू होने वाली थी। पता है बहुत से लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, पर उसके पीछे सिर्फ 2 वजह होती है। असल में 2 वजह ही होती है, बताई 3 जाती है। पहले यह होती है कि डॉक्टर को बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, अच्छी नौकरी मिल जाती है। अगर दिन में वहाँ सरकारी नौकरी करे, तो शाम में अपना क्लिनिक बनाकर भी बैठ सकता है। धड़ाधड़ कमाई होती है, हाथ में पैसा ही पैसा होता है। दिन में 100 मरीज देखने वाला डॉक्टर एक दिन में ही 50,000 रुपए कमा लेता है। तो सोचो महीने के उसके मिलने वाले कितने पैसे बन जाते होंगे। दूसरी बात ये है कि कहने में अच्छा लगता है कि मैं डॉक्टर हूँ, या आपके माँ-बाप गर्व से ये कह सकते हैं कि हमारी बेटी डॉक्टर है, हमारा बेटा डॉक्टर है। बस इतना सुनकर ही अच्छा रिश्ता मिल जाता है कि लड़का या लड़की डॉक्टर है और यह समझेंगे इंसान की सारी ज़िंदगी एक अच्छे रास्ते पर बदल जाती है। लेकिन मोनिका की ऐसी कोई सोच नहीं थी। लोग तीसरी वजह यह बताते हैं कि हम इंसानियत की सेवा करना चाहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप डॉक्टर बन जाते हो तो आपको सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब होता है। आपके हाथ में अपनी सैलरी आ जाए, उसके अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आता है। यहाँ तक कि कभी-कभी डॉक्टर मरीज से भी तंग आ जाता है कि मरीज कैसे-कैसे सवाल कर रहा है। सरकारी अस्पताल में तो नौकरी मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन सरकारी अस्पताल में सारे अनपढ़ और गरीब लोग आते हैं, जिनको ज़्यादा बातें भी नहीं आती। ये सवाल भी ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन मोनिका ऐसी नहीं थी। वह सबका बहुत ख्याल रखती थी। लोग नाइट ड्यूटी से दूर भागते थे, लेकिन वह जानबूझकर नाइट ड्यूटी लेती थी। कहती थी कि रात में भी तो मरीजों को किसी की ज़रूरत हो सकती है। अगर हम सारे ही नाइट ड्यूटी करने से इनकार कर देंगे, तो फिर करेगा कौन? यहाँ तक कि जब उसकी बारी नहीं होती थी और हम कहते थे कि नहीं-नहीं सर, हम नाइट ड्यूटी नहीं ले सकते, तब वह खुद ही नाइट ड्यूटी लेकर हम सबको भी बचा लिया करती थी। हम ऐसे ही अस्पताल में काम करते थे, जहाँ पर डॉक्टर बनना भी सिखाया जाता था। यहाँ लेक्चरर्स भी होते थे, क्लासेस भी होती थी और साथ ही साथ एक अस्पताल भी था, यानी कि हमारा एक लर्निंग हॉस्पिटल था। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ाई की और अब हाउस जॉब के लिए इधर ही हमारी नौकरी लग गई थी। मैं उसको कहती थी कि इतनी ज़्यादा अच्छी बनने की ज़रूरत नहीं है कि लोग तुझे इस्तेमाल करके निकल जाएँ। पर वह कहती थी कि मैं बड़ी मुश्किल से डॉक्टर बनी हूँ। मेरी माँ ने अपना गहना बेचा है, मेरे बाप ने अपनी छोटी-सी गाड़ी बेच दी है। मैं एक छोटे से शहर से आई हूँ और यहाँ आकर जब डॉक्टर बन गई हूँ, तो मैं इंसानियत की सेवा नहीं करूँ, तो फिर मेरा यह सब करने का क्या फ़ायदा? पैसा तो कोई और काम करके भी मिल जाता है। एक औरत के लिए पैसा कमाना कोई मुश्किल काम होता है क्या? वह तो गलत काम करने से भी मिल जाता है। पर हमें हमेशा सही काम करना चाहिए। यही ज़िंदगी है। उसकी बातें मुझे कभी भी लेक्चर नहीं लगती थी, बल्कि वह बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन आज उसे इस हाल में मैं देख रही थी, मैं हैरान हो गई थी। मुझे याद है, यह अगस्त का महीना था और उसकी नाइट ड्यूटी थी। आज मेरी भी नाइट ड्यूटी थी। डॉक्टर ने कहा था कि एक डॉक्टर की बार-बार नाइट ड्यूटी होती है, कम से कम उसके साथ तो कोई हो, क्योंकि आज मरीज़ भी ज़्यादा थे। हम लोगों की शिफ्ट बहुत लंबी हो गई थी, 36 घंटे गुज़र चुके थे। जब किसी डॉक्टर के नाइट ड्यूटी शिफ्ट होती है,
तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वह पूरी रात आपके लिए जागता रहता है। नाइट शिफ्ट डॉक्टर का यह मामला होता है कि डॉक्टर रात को अस्पताल में ही होता है। आप उससे मदद ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल इमरजेंसी की स्थिति में। ऐसे नहीं कि किसी की ड्रिप खत्म हो गई हो, तो उसके लिए भी डॉक्टर को बुलाया जाए कि आकर ड्रिप निकाल दे। यह काम तो कोई नर्स भी कर सकती है। यानी कि किसी मरीज की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाए या अचानक कोई केस आ जाए, तो फिर डॉक्टर अपनी ड्यूटी देता है, वरना अस्पताल में कमरा बनाया जाता है नाइट शिफ्ट वाले डॉक्टरों के लिए। वहाँ पर गद्दे भी होते हैं। डॉक्टर वहाँ पर जाकर आराम से सो सकता है और जब किसी को इमरजेंसी होगी, तो वहाँ के डॉक्टर को वहाँ से बुला सकता है, क्योंकि रोज़-रोज़ इमरजेंसी नहीं होती और पूरी रात कोई भी इंसान जाग नहीं सकता। इसलिए हर अस्पताल में यह सुविधा मौजूद होती है। मोनिका बहुत ज़्यादा सुंदर थी। वह कोई ऐसी सुंदर नहीं थी कि उसको देखकर कोई ये कहता कि कितनी सुंदर हो, जैसे कोई परी हो, लेकिन उसके अंदर एक अजीब-सी कशिश थी। वह बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी और सबसे अच्छी बात ये थी कि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एहसास था। वह बड़े प्यार से बात करती थी। जब यह बोलती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे इस दुनिया में सब कुछ ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है। ये दुनिया एक बहुत अच्छी जगह है और रहने के काबिल है। वहाँ कुछ लोग होते हैं ना आपकी ज़िंदगी में, जो आपके लिए कुछ करते तो नहीं हैं और आपको पता भी नहीं होता कि वह आपके लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं। लेकिन जब आप उनको देखते हैं, तो आपके दिल को एक सुकून-सा महसूस हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि बस ये है तो सारा सब कुछ ठीक है। बस मुझे भी मोनिका को देखकर ऐसा ही लगता था। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया था, लेकिन वह अभी भी जाग रही थी। मैंने उससे कहा कि मैं जा रही हूँ, तू भी आ जा, नहीं तो हमें खुद डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाएगी। इस बात पर वह हँसने लगी और उसने कहा कि हाँ, मैं आ रही हूँ। बस एक बार एक राउंड मार लेती हूँ, किसी को कोई ज़रूरत ना हो, वरना फिर हमें जगाने आएँगे, फिर तेरी नींद खराब हो जाएगी। मैंने कहा कि हाँ, ये भी ठीक है। मैं तो जाकर उस कमरे में लेट गई। थोड़ी देर के बाद मोनिका भी आ गई, आकर मेरे पास ही लेट गई थी, यानी थोड़े फासले पर और कमरे की छत की तरफ देखकर कह रही थी कि तुझे पता है इस दुनिया में कितने ज़ालिम लोग हैं? मैंने कहा कि हाँ, हम डॉक्टरों से ज़ालिम कौन हो सकता है? तो उसने कहा कि अरे नहीं, वह बात नहीं है। हमारा काम ऐसा है, लेकिन हमारा मकसद इलाज करना होता है। पर दुनिया में ऐसे-ऐसे लोग हैं, ऐसी-ऐसी हरकतें हो रही हैं कि मैं तुझे क्या बताऊँ? मैंने कहा कि तुझे अचानक से ये सब कुछ क्यों याद आ गया? और क्या हो रहा है? क्या तुझे किसी बात के बारे में पता चला है? क्योंकि मैंने सुना है कि हमारे अस्पताल के बारे में उल्टी-सीधी बातें हो रही है। उसने कहा कि हाँ, बातें तो हो रही है, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है। मैं कुछ और सोच रही थी। बस यह देखकर कि इस दुनिया में बड़े-बड़े जुल्म हो रहे हैं। यार मेरी तो प्रार्थना है कि काश यह दुनिया थोड़ी ज़्यादा रहमदिल होती, हर किसी के लिए, हर लड़की के लिए, हर औरत के लिए, हर इंसान के लिए, तो फिर यह दुनिया रहने के लिए एक अच्छी जगह होती। पर तू खुद बता, आजकल ये हो क्या रहा है? क्या यह दुनिया रहने के काबिल रह गई है? मैंने उससे कहा कि बात तो तेरी ठीक है, लेकिन फिर हम यहाँ से कहीं और जा भी तो नहीं सकते हैं। उसने कहा कि मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। जैसे उसने यह बात की, मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो कहने लगी कि अभी तो बता रही हूँ ना, और 1 हफ्ते पहले से ही बात चल रही है। सब कह रहे हैं कि अब तो मैं 32 साल की हो गई हूँ और डॉक्टर भी बन गई हूँ। अपने पैरों पर खड़ी हूँ। अब तुम्हारी शादी करवानी है। मैंने उससे कहा यार, तुम्हें शादी करनी है तो डॉक्टर अरुण से क्यों नहीं कर लेती? वह तुझे कितना पसंद करता है। दोनों डॉक्टर होंगे तो एक दूसरे के रूटीन को समझेंगे। मोनिका कहने लगी कि ये सारी बातें होती हैं कि 2 लोग एक फील्ड से हो तो एक दूसरे को एहसास करते हैं। अरे जिसने एहसास करना होता है ना, उसका फील्ड से होना ज़रूरी नहीं होता। वह वैसे ही एहसास कर लेता है और जिसने एहसास नहीं करना होता, वह चाहे फील्ड का हो या ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है? उसको पता हो कि आपकी रूटीन क्या है, वह फिर भी एहसास नहीं करता। मैंने उससे कहा कि तू बातें तो बड़ी अच्छी करती है, लेकिन तेरी बातें हमेशा सच होती है। ऐसा ही है, पर फिर भी वह आदमी बुरा नहीं है। इस बात पर मोनिका ने कोई जवाब नहीं दिया।
डॉक्टर अरुण हमारे अस्पताल का सबसे सुंदर डॉक्टर था। सारा स्टाफ डॉक्टर उसे देखकर आहें भरती थी और कहती थी कि अभी शादी नहीं हुई है। पता नहीं वह खुशकिस्मत लड़की कौन होगी जिसके साथ इसकी शादी होगी। एक दफा तो मोनिका ने भी कहा था कि डॉक्टर अरुण देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन अभी मोनिका उसके नाम पर ही थोड़ी सी गुस्से में नजर आने लगी और उसने जवाब भी नहीं दिया। हम इसी तरह बातें करते-करते थोड़ी देर में सो गए। बीच रात मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मोनिका अपनी जगह पर नहीं थी। मुझे लगा कि कोई इमरजेंसी हुई होगी, तो वह उठकर चली गई होगी। हम डॉक्टर इतना थके होते हैं कि एक दफा आँख बंद कर ले तो फिर सुबह ही पता चलता है कि अच्छा सुबह हो गई। ऐसा लगता है कि जैसे अभी ही तो सोए थे। और ऐसी नींद उन्हीं लोगों को आती है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और हम भी तो मेहनत का ही काम करते हैं। मैंने देखा मोनिका वहाँ पर नहीं थी। मैं उस तरफ मुँह करके सो गई। थोड़ी देर के बाद जब मैं बाहर निकली, मुझे किसी मरीज ने बुलाया था। मैं उसका काम करके आसपास देखने लगी कि मोनिका कहाँ गई, लेकिन वहाँ मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने उस तरफ भी जाकर देखा जिस तरफ हमारी ड्यूटी होती थी। अस्पताल तो यह बहुत बड़ा था, लेकिन वह इधर नहीं थी। फिर मुझे लगा कि किसी दूसरे हिस्से में गई होगी, क्योंकि अस्पताल तो बहुत बड़ा था। हो सकता है कुछ चीज़ खत्म हो गई हो, जो लेने के लिए गई हो, या उधर कोई मरीज आया हो। अभी सुबह होने में वक्त था, जब मैंने देखा कि साइड पर एक कमरा था, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। यह कमरा भी हमारे कमरे जैसा ही था। यहाँ पर भी आराम किया जा सकता था, लेकिन इधर जमीन पर सिर्फ एक गद्दा ही पड़ा हुआ था और अस्पताल के कुछ व्हीलचेयर और लोहे के बड़े रॉड इस साइड पर रखे हुए थे। ये पहले तो कमरा ही था, लेकिन धीरे-धीरे स्टोर रूम बनता जा रहा था, क्योंकि जिसका जो दिल करता है, वह कूड़ा-कबाड़ उठाकर इस कमरे में रख देता था। मैंने सोचा कि इसका दरवाजा क्यों खुला हुआ है और इस तरफ से तो बाहर का रास्ता भी था। लोग आते-जाते थे। सुबह हो रही थी। हमारे अस्पताल में एक रूल था कि रात के वक्त अगर किसी मरीज के साथ कोई आदमी आया है, तो वह अंदर नहीं रुक सकता था, बल्कि वह बाहर इंतजार करता था। लेकिन जब सुबह के 6 बजते थे, तो सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आदमी लोग भी अंदर जा सकते थे। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे यह कमरा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि इधर से कोई आए और कोई लोहे की चीज उठाकर सीधा ही निकल जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ 1 हफ्ते से हमारे सारे अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों को भी बंद कर दिया गया था, जबकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था। बताया ये जा रहा था कि कैमरे खराब हो गए हैं, इसलिए दोबारा से नए लगवाने पड़ेंगे। खराब कैमरा चलाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए बंद कर दिए गए हैं। मैं उस कमरे का दरवाजा बंद करने लगी थी, जब मैंने सामने का मंजर देखा। मुझे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। कुछ सेकंड में ऐसे ही खड़ी रही थी कि जैसे मेरे अंदर सांस ही नहीं है, और फिर मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हलक के अंदर से वह चीख निकाली जो मेरे सीने में ही दबकर रह गई थी, और मैं बुरी तरह से चिल्लाई। मेरी चीखों की आवाज़ सुनकर वहाँ बाकी का स्टाफ भी आने लगा, और जब उन्होंने भी सामने देखा कि ये क्या दृश्य है, तो वह मुझे वहाँ से दूर ले जाने लगे, जबकि मैं आगे-आगे बढ़ने लगी थी, पर वह मुझे वहाँ से दूर ले गए। मैं पागलों की तरह चिल्लाई थी, "मोनिका, मोनिका उठो, मोनिका उठो!" मुझे नहीं पता था कि वह ज़िंदा है या नहीं, लेकिन दूर से देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बेहोश है। मैं खुद डॉक्टर थी, अगर मेरे दोस्त को कुछ होता, तो मैं क्यों ना उसकी मदद करती, लेकिन इन लोगों ने मुझे मदद भी नहीं करने दी, चेक भी नहीं करने दिया, देखने भी नहीं दिया। बस वही, जो मैंने एक नज़र देखा था, उसके बाद यह लोग मुझे वहाँ से ले गए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसके बाद मुझे उस तरफ जाने नहीं दिया गया। सुबह हो गई थी और मोनिका कहीं पर भी नहीं थी, क्योंकि मोनिका शायद अब मुझे कभी दिखाई भी नहीं देती, मुझे कभी नज़र नहीं आती। वह शायद कभी किसी की सहायता न कर पाती, किसी के जख्मों पर मरहम न रख पाती, क्योंकि अब वह इस दुनिया में नहीं थी और वह उसी कमरे में ही पड़ी थी। उसके साथ क्या हुआ था, ये अभी पता नहीं था, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। मुझे वहाँ से भगा दिया गया था और अब मुझे कहा जा रहा था कि तुमने इस मामले में कुछ भी नहीं बोलना है, नहीं तो तुम्हें निकाल देंगे। हमें लगता है कि डॉक्टर मोनिका ने खुदकुशी कर ली है, यानी कि उसने आत्महत्या कर ली है और अपने आप को खत्म कर लिया है।
और ऐसा कैसे हो सकता था? वह इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती थी। वह एक बहुत अच्छी और ज़िंदगी से भरी हुई लड़की थी। वह कभी भी नाउम्मीद की बातें ही नहीं करती थी। उसकी ज़िंदगी के कुछ वक़्त थे और मुझे रात को बता रही थी कि मेरी शादी होने वाली है। मेरे माँ-बाप मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। ऐसे में वह क्यों अपनी जान को खुद ख़त्म करेगी? और अगर उसने आत्महत्या की थी, तो फिर उसकी ऐसी हालत क्यों थी? मुझे भी सही तरीके से पता नहीं चल पा रहा था, कोई बता नहीं रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक खबर पूरे अस्पताल में आग की तरह फैल गई और मेरे कानों तक भी पहुंच गई थी। वह खबर ये थी कि डॉक्टर मोनिका के साथ बहुत बुरा हुआ है और ये बुरा करने वाले कोई 8 से 10 लोग हैं। कहाँ गए हैं, किसी को पता नहीं है। डॉक्टर मोनिका इस दुनिया से जा चुकी है और अस्पताल वाले ये कह रहे हैं कि डॉक्टर मोनिका ने आत्महत्या कर ली है। मेरे दिल पर क्या गुजरी थी मैं जानती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जो कुछ भी मोनिका के साथ हुआ, वह मोनिका के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ हुआ है। अस्पताल में ऐसे लोग अंदर आ सकते हैं और उसके साथ यह सब कुछ हो सकता है। मुझे भी बुला लिया गया और कहा गया कि तुम्हें अपनी ज़बान नहीं खोलनी है। तुमने कुछ नहीं देखा, क्योंकि अगर तुमने अपनी ज़बान खोली और किसी को भी कुछ बताया तो हमारे अस्पताल की इमेज बहुत खराब हो जाएगी। यहाँ पर ना तो कोई पढ़ने के लिए आएगा और ना ही कोई डॉक्टर काम करेगा। अगर तुमने कोई भी शिकायत करने की कोशिश की कि हम तुम्हें इस अस्पताल की नौकरी से निकाल देंगे और तुम्हारे खिलाफ केस बनाएंगे कि तुम अच्छी डॉक्टर नहीं हो। तुम्हारे हाथों से कई मरीज खत्म हो गए हैं। फिर तुम्हें किसी और अस्पताल में भी नौकरी नहीं मिलेगी। मैं भी मोनिका की तरह गरीब घर से ही थी और अपने माँ-बाप का जेवर बेचकर डॉक्टर बनी थी। इसलिए मैं चुप हो गई। लेकिन मेरा दिल किस कदर परेशान था और कैसे फटा जा रहा था ये सिर्फ मैं ही जानती थी। ये मोनिका के घर वालों को फ़ोन किया गया, तो मैं वहीं पर मौजूद थी। फ़ोन के अंदर से आवाज़ आ रही थी। जब उनको बताया कि आपकी बेटी नशे में डूबी थी और उसने आत्महत्या कर ली। उसके बाप ने ऐसी बात की कि मेरी आँखों में आँसू आ गए। उसने कहा कि आप मेरी वाली मोनिका की बात कर रहे हैं? उन्होंने कैसे प्यार से कहा था कि आप मेरी मोनिका की बात कर रहे हैं? और उनकी मोनिका अब इस दुनिया में नहीं रही थी। सर ने कहा कि हाँ, उसी की बात कर रहे हैं। उसने आत्महत्या कर ली है। लगता है उसकी ज़िंदगी में कोई लड़का था, जिसके पीछे उसने यहाँ सब कुछ किया है। आप आ जाएँ और उसकी बॉडी कलेक्ट कर लें। और हम लोग मज़ाक नहीं कर रहे हैं। एक तो फिर आपको ये बात बता रहे हैं कि आपकी बेटी मोनिका ने आत्महत्या कर ली है। आप लोग आ जाएँ ताकि बाकी की कार्यवाही हो सके और आपकी बेटी को आपके हवाले किया जा सके। नहीं तो पुलिस केस बन जाएगा। मैं तो माँ-बाप के बारे में सोचकर आज तक दुखी हूँ, जिनको ऐसी खबर मिली थी। जब वह वहाँ से अपने घर से निकले होंगे, किस तरह निकले होंगे? क्या वह रो रहे होंगे? क्या एक-दूसरे से ये बात कर रहे होंगे कि पता नहीं सच है या झूठ? अपनी बेटी को बार-बार नंबर मिला रहे होंगे, लेकिन उसका फ़ोन बंद जा रहा होगा। फिर इतना लंबा सफ़र करके वह लोग यहाँ अस्पताल पहुँचे, तो अस्पताल वालों ने बॉडी देने से इनकार कर दिया। और कहा कि अभी कुछ बातें हैं जो हम देख रहे हैं। उन्होंने ये तो बता दिया था कि मोनिका इस दुनिया में नहीं है और एक नज़र मोनिका को दिखाया भी था। उसके माँ-बाप की हालत बहुत अजीब थी। दोनों ही बूढ़े थे। उनकी एक ही बेटी थी और उनके 2 भाई भी थे। हालत बड़ी खराब थी दोनों की। मुझे उसकी माँ जानती थी। मेरे से पूछने लगी। मुझे जो पता था मैंने बता दिया और ये भी बताया कि अस्पताल वाले मुझे भी धमका रहे हैं। कहते हैं आपको नौकरी से निकाल देंगे। उन्होंने कहा कि तुम एफआईआर नहीं करो, हम तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं लेंगे। मैं उनको कैसे तसल्ली देती? 3 घंटे का इंतज़ार करवाने के बाद उन्होंने मोनिका को उनके माँ-बाप के हवाले कर दिया था और वह वहाँ से उसे ले गए। पोस्टमार्टम भी करवाया गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ऐसी थी कि देखकर आँखों में आँसू आ जाते थे। जिसको भी इस बारे में पता चलता, वह हैरान रह जाता था। उसके बाद में मैं वापस अपने घर आ गई। मुझे भी बड़ी मुश्किल से छोड़ा था। बार-बार मुझसे कह रहे थे किसी को कुछ बताना नहीं और मेरा जो फाइनल बयान लिखवाया था, उसमें मुझसे यह लिखवाया गया था कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सो रही थी। मोनिका भी कमरे में सो रही थी, लेकिन सोने से पहले वह ये कह रही थी कि मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। जब मैंने पूछा तो उसने बताया नहीं कि वजह क्या है और उसके बाद जब मैं सुबह उठी
तो वह आत्महत्या कर चुकी थी और मैंने उसे कुछ ऐसी हालत में देखा था। मुझसे यह बयान ले लिया गया और मैंने भी दे दिया क्योंकि मैं भी अपने माँ-बाप की इकलौती बेटी थी। क्या मैंने अपने दोस्त के साथ गद्दारी की थी? शायद हाँ। मेरे दिल पर 2 बोझ थे। एक तो ये कि मेरी दोस्त दुनिया से चली गई, वह भी ऐसे बुरी तरीके से, और दूसरा वह जो मेरे दिल पर था, वो ये था कि मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकती। उल्टा मुझे अपना बयान भी बदलना पड़ा। कैसा ज़माना था! मैं घर आ गई, लेकिन शाम तक यह देखकर हैरान रह गई थी कि मोनिका के लिए पूरा शहर निकल आया था। सब लोगों को बात पता चल गया था। बात बाहर कैसे निकली, यह कोई नहीं जानता है। यहाँ तक कि तस्वीरें और वीडियो भी वायरल हो गई थी। मोनिका इस दुनिया से चली गई, उसकी अंतिम घड़ी भी गुजर गई, लेकिन आप सब लोग उसके लिए इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर निकल आए थे। अभी भी पता नहीं चल रहा था कि यह सब कुछ क्यों हुआ था। बताया ही जा रहा था कि उसने आत्महत्या की है, और असल बात ये बताई जा रही थी कि कुछ लोग अचानक से उसके कमरे में घुस आए और उन्होंने मोनिका के साथ बहुत बुरा किया। लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि बात कुछ और है। ऐसा क्यों लगता था कि जैसे मोनिका के साथ कोई दुश्मनी निकाली गई थी, लेकिन उसका तो कोई भी दुश्मन नहीं था, जो उसके साथ इतना बुरा करे। फिर यह सब क्या हो रहा था? पूरा शहर जमा हो गया था। उसके बाद ऐसी-ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि हम लोग भी हैरान रह गए थे। इतने सारे लोग मोनिका के लिए निकले थे, मैं भी उन लोगों में शामिल थी। सब लोग उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे और मोनिका के लिए इंसाफ माँग रहे थे। हमारे अस्पताल का प्रिंसिपल अभी भी यही कह रहा था कि लड़की ने आत्महत्या की है। उसकी निजी ज़िंदगी में कुछ मामला होगा, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। अब उसकी गलती ये है कि उसने हमारे अस्पताल में आत्महत्या की, तो हम भी फँस गए हैं। प्रिंसिपल साहब को अपने अस्पताल की इमेज की पड़ी हुई थी। वह बार-बार यह भी कह रहे थे कि हमारा अस्पताल इस देश का बहुत बड़ा अस्पताल है। यहाँ से पता नहीं कितने अच्छे-अच्छे डॉक्टर निकले हैं। और आप लोग कैसे-कैसी बातें हमारे खिलाफ कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। आत्महत्या करना किसी भी व्यक्ति की अपनी मर्ज़ी होती है। कोई उससे ना तो करवाता है, ना वह किसी की बातों में आकर करता है, बल्कि वह यह काम खुद ही करता है। और यह बात आप लोगों को भी पता है। अब कोई ऐसा करता है, तो इसमें अस्पताल वालों का क्या कसूर है? उन्होंने एक ही जवाब याद किया हुआ था, जिसको वह किसी रोबोट की तरह सब लोगों को सुनाते फिर रहे थे। अपने अस्पताल को बचाने के लिए बार-बार कह रहे थे कि लड़की ने आत्महत्या की है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था कि यह आत्महत्या का मामला था ही नहीं। कुछ दिन और इसी तरह से गुजर गए थे। अभी भी इंसाफ माँगा जा रहा था कि किसी तरह उन लोगों को पकड़ा जाए, उन्हें सज़ा दी जाए। लोग इस कदर गुस्से में थे कि कह रहे थे कि अगर यह काम पुलिस या कॉलेज वालों से नहीं होता, तो हम खुद उन लोगों को तलाश करेंगे और ऐसी सज़ा देंगे कि सबको पता चल जाएगा कि किसी औरत के साथ बुरा करने की सज़ा कितनी बुरी हो सकती है। लेकिन वह लोग इतनी चालाकी से भागे हुए थे। अब तक पता नहीं चल रहा था कि वो लोग कहाँ पर हैं। थोड़े दिन बाद फिर बीच की बात पता चल गई। मामला कुछ ऐसा था कि अस्पताल के लोग, जिसमें प्रिंसिपल भी मिला हुआ था, वह अस्पताल में कुछ बुरा कर रहे थे। इंसानी अंगों की स्मगलिंग कर रहे थे और इस बात के बारे में मोनिका को पता चल गया था। इसलिए उसको चुप करवाने के लिए उसके साथ यह सब कुछ किया गया था और दोबारा कोई इन लोगों के खिलाफ आवाज़ ना उठाए, इसलिए उसकी हालत इतनी बुरी कर दी गई थी कि जो कोई भी उसे देखे तो उसके बारे में सोचे। वह अस्पताल वालों से डरे और यह डर उनके दिल में बैठ जाए कि उनके खिलाफ जो कोई भी कुछ बोलता है, उसके साथ यही होता है। आज इस बात को 10 से 12 दिन गुजर गए हैं। हम अभी भी मोनिका के लिए इंसाफ माँग रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं। हैरान हूँ कि कितने लोग हैं जो उसके लिए सड़कों पर निकले हैं। मैं तो सोचती थी कि शायद इंसानियत खत्म हो गई है। कोई किसी के लिए नहीं निकलेगा। लेकिन सिर्फ़ अपने देश के लोग ही नहीं, आस-पास के लोग भी, जो दूसरे देशों में रहते हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, जो हमारे कल्चर के थोड़े भी करीब हैं, वह भी इस मामले पर बोल रहे हैं, इंसाफ़ माँग रहे हैं और मोनिका से हमदर्दी कर रहे हैं। उन लोगों को भी फ़िक्र है, एक लड़की की, जो अभी इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन कम से कम उसे इंसाफ़ तो मिलना ही चाहिए। मेरे दिल पर भी एक बोझ है। मैं इस बोझ को कम करने के लिए ये कहानी किसी तरह आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ।
क्योंकि सब लोगों को असल बात का पता होना चाहिए, ताकि लोग उसकी मदद करने के लिए बाहर निकलें और सब मिलकर आवाज़ उठाएँ, ताकि कुछ न कुछ हो जाए। मोनिका एक छोटे से परिवार की एक छोटे से शहर से थी, जहाँ से किसी आम लड़की का डॉक्टर बनकर निकलना कोई आसान या आम बात नहीं होती है। उसे उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। डॉक्टर वही बनता है जो मेहनत करता है, और ऐसे छोटे से शहर से निकलकर डॉक्टर बनना एक बहुत बड़ी बात है। कुछ डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं, मरीजों के साथ बदतमीज़ी से बात करते हैं, उसके साथ आए हुए लोगों के साथ बुरी-बुरी तरीके से बात करते हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं। ये नहीं समझते कि कोई भी इंसान जो मरीज़ के साथ आता है, वह अस्पताल को शुद्ध समझकर नहीं आता। उसे कोने-कोने में जाकर ये नहीं देखना होता कि यह अस्पताल कैसा है, कौन-सी चीज़ कहाँ पड़ी है। ज़ाहिर है वह अपने मरीज़ के लिए ही परेशान होता है, लेकिन कुछ डॉक्टर उन्हें बुरी-बुरी बातें सुना देते हैं और कहते हैं कि हम सँभाल लेंगे, आप यहाँ से चले जाओ। मुसीबत तो वही होती है ना, जो आपके अपने ऊपर होती है। दूसरों की मुसीबत तो आपके लिए कुछ होती ही नहीं है। दर्द तो वही होता है जो खुद को होता है, जो दूसरों को होता है वह दर्द थोड़ी होता है, वह तो नाटक होता है। इस तरह के डॉक्टर भी होते हैं और हर इलाके, हर शहर, हर देश में होते हैं, और हम सब जानते हैं कि हमारा भी कभी न कभी ऐसे डॉक्टर से पाला ज़रूर पड़ता है। लेकिन अगर मैं मोनिका की बात करूँ, तो मैं अभी भी ये सोच-सोच कर रो रही हूँ कि एक तो वह बहुत अच्छी डॉक्टर थी, और फिर वह डॉक्टर ही नहीं थी, उसे इंसानों से प्रेम था। वह कहती थी कि मैंने सबकी सेवा करनी है। अपने से ज़्यादा वह अपने मरीज़ों के बारे में सोचती थी, कहीं भी गलती नहीं करती थी, बहुत तेज़ थी, उसके अंदर काम करने की सच्ची लगन थी, वह कभी भी अपने काम से थकती नहीं थी। वह कहती थी कि जो काम करने के मैंने सपने देखे, मैं उस काम को करने से क्यों परेशान होंगी, मैं तो कभी भी नहीं थकूँगी। वह ऐसे तेज़-तेज़ भागती थी, एक मरीज़ भले उसे 10 दफ़ा बुलाता, वह कभी भी गुस्सा नहीं करती थी। उसके चेहरे से भी नज़र नहीं आता था कि उसको गुस्सा आ रहा है, बल्कि वह अच्छे तरीके से जवाब देती थी और अच्छे तरीके से बात करती थी। नाइट ड्यूटी भी तो वो इसीलिए बार-बार लगवाती थी, क्योंकि उसे पता था कि नाइट ड्यूटी मुश्किल होती है, लेकिन रात में भी मरीजों को डॉक्टर की ज़रूरत होती है। इस देश को सच्चे डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है। इस देश को, अस्पताल को, ऐसे इलाकों को और एक बहुत अच्छे डॉक्टर के मरहूम कर दिया गया, नहीं तो वह बहुत अच्छी डॉक्टर बनती और इससे भी ज़्यादा नाम बनाती, लोगों की मदद करती, क्योंकि ऐसे लोग लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होते हैं। लेकिन मैंने एक बात देखी है कि अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं। कहते हैं जब तक यह दुनिया में एक भी अच्छा इंसान बाकी रहेगा, तब तक यह दुनिया खत्म नहीं होगी। इसलिए शायद सारे इंसान ही सबसे पहले इस दुनिया से चले जाते हैं और बुराई देर से मरती है। बस अब वह हमारी यादों में है। उसकी तकलीफ, उसका दर्द तो खत्म हो गया, लेकिन हम सब लोगों का शुरू हो गया। क्योंकि उसने जाते-जाते हमें यह दिखा दिया कि इस दुनिया में कितने बुरे-बुरे लोग मौजूद हैं और हम लोग यहाँ पर महफूज़ नहीं हैं, सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बुरे लोग भी रहते हैं, और जो लोग इस समाज में नए हैं और आगे चलकर आ रहे हैं, अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वह अपने बच्चों का ख़्याल रखें और उनको इतना मज़बूत और बहादुर बनाएँ कि कल को उनके साथ बुरा करने वालों के साथ वह खुद भी लड़ सके। अब हर इंसान को हीरो बनना पड़ेगा। एक हीरो सारी दुनिया को नहीं बचा सकता। हम सबको अपना हीरो खुद ही बनना पड़ेगा। अब आप लोग बताइएगा कि आपको इस बारे में पहले से पता था या नहीं? और यह जानने के बाद आपको कैसा लगा? और आप इस बारे में क्या कर रहे हैं? क्या आपने भी बाहर निकल कर उसका साथ दिया है या नहीं? कहीं पर कोई ऐसा छोटा-सा भी काम किया है कि लगे कि आप उस बेचारी लड़की के साथ खड़े हैं? जितना हो सके उतना मोनिका डॉक्टर के लिए आवाज़ उठाएँ, ताकि उस दरिंदे को सज़ा मिल सके, जिसने इतनी बड़ी हैवानियत को अंजाम दिया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।